हेलो दोस्तों, मैं जयंत कुमार यूनिवर्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे दृष्टि आईएएस का बिहार स्पेशल के अंतर्गत जनवरी मंथ का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। और 13 सितंबर 2025 को एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी का। तो उस बीपीएससी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम 11 और 12 ये 2 दिन में 6 मंथ का करंट अफेयर अपलोड करेंगे। अगर आप ये 6 मंथ के करंट अफेयर को देख के जाते हैं तो आपको डेफिनेटली इस बीपीएससी एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जनवरी मंथ का है 2025 का, और ये जो टॉपिक है या जो पैकेज है या जो भी है पीडीएफ वो दृष्टि आईएएस का है। तो दृष्टि आईएएस का जो भी बात लिखा होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत टीचर और बहुत सारे टीम मिल के काम करते हैं इसमें। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहला है जो टॉपिक है बीपीएससी छात्र पर पुलिस कार्रवाई के विरुद्ध शिकायत। अभी हाल ही में बीपीएससी के एग्ज़ाम में धांधली को लेकर विरोध हुआ था, तो उसी के लेके विरोध प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने कार्रवाई किया था। तो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इसमें जो बीपीएससी आया है उसको ध्यान में रखना है। तो बीपीएससी का स्थापना कब हुआ ये आपको ध्यान में रखना है। तो बीपीएससी का स्थापना 1949 में हुआ। तो बीपीएससी का स्थापना कब हुआ? तो 1949 में। बीपीएससी का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। और अभी वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है ये आपको करंट अफेयर का टॉपिक है। तो बीपीएससी का वर्तमान में अध्यक्ष है रवि मन्नू भाई परमार। तो और ये गुजरात के रहने वाले हैं। तो बीपीएससी के अध्यक्ष होंगे रवि मन्नू भाई परमार, और बीपीएससी का स्थापना 1949 में। अब यही लिखा गया है कि जो कथित पेपर लीक के कारण छात्रों के द्वारा या बीपीएससी छात्रों के द्वारा सही एग्ज़ाम को लेके यानी पुनः दोबारा परीक्षा को लेके मांग किया जा रहा था, जिसमें पुलिसों के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। अब ऐसे जब कभी हम लोग को एक फंडामेंटल राइट है अनुच्छेद 19(1) का बी में, उसमें लिखा गया है कि शांतिपूर्ण हम सभा कर सकते हैं। तो अगर कहा जाए कि अगर जो पुलिस लाठीचार्ज किया वो इसी अनुच्छेद के विरुद्ध कार्रवाई किया, तो अगर आपसे पूछ ले कभी कि अगर कोई सभा या शांतिपूर्ण सभा का बैठक है, अगर उसमें पुलिस लाठीचार्ज करता है या उस भीड़ को हटाने का काम करता है, तो उस स्थिति में अनुच्छेद 19(1) बी का उल्लंघन माना जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अगर डिफ़िकल्ट पूछने का होगा तो यही हो सकता है। 19(1) बी का उल्लंघन है। अब एक आया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना 1993 में हुआ है, और विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य हैं, सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये प्रश्न याद रखिएगा, राज्यपाल, क्योंकि चर्चा में रहा है तो प्रश्न यहीं से बनेगा। क्यों? क्योंकि जनरली अब ऑप्शन उस तरह का होता नहीं, एक ही प्रश्न में 2-3 स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट को सही करेंगे तब जाके एग्जाम में काम बनेगा। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य हैं उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और साथ ही साथ इसके जो सदस्य का हटाना या निष्कासन सदस्यों का जो निष्कासन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना 1993 में हुआ। विश्व मानवाधिकार आयोग दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार के सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करता है, वही राष्ट्रीय मानवाधिकार जो सदस्य है उसका निष्कासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार में जो सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल हम सारा बात लिखेंगे, वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कार्यकाल 3 वर्ष होता है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली 6 वर्ष और 65 वर्ष का प्रावधान है, या 5 वर्ष 60 वर्ष का प्रावधान है, लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य 3 वर्ष या 70 वर्ष। तो ऐसे ऐसे कन्फ्यूजन प्रश्न ही एग्जाम में आना शुरू हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, 3 वर्ष या 70 वर्ष। अब यहाँ पर ही एक और हम प्रश्न करवाते हैं। यहाँ लिखते हैं बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग। तो बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का स्थापना 2000 हुआ था, 2000 ईस्वी में, 3 जनवरी 2000।
3 जनवरी 2000 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछले जो दरोगा का मेंस हुआ था उसमें आया था। बिहार राज्य मानवाधिकार का स्थापना कब हुआ? तो 3 जनवरी 2000 को, 3 जनवरी। और वो एग्जाम में हम भी अपेयर थे और ये मेरा प्रश्न गलत हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग 3 जनवरी 2000 को। एनआरसी का स्थापना 1993 में हुआ था। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, जो डिफ़िकल्ट अगर पूछना हो तो। बाकी फिर से बीपीएससी आ गया तो आपका चर्चा हो चुका है, पेपर लीक का बात था, हो चुका है। हाँ, अब ये जो मांग था वो पटना के गर्दनी बाग में होता है। ऐसे इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी आपको पीडीएफ है ही तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको हम जो यहाँ लिख रहे हैं अगर उस पर फोकस बनाएंगे तो एग्जाम में ज़्यादा डेफिनेटली फ़ायदा होगा। इधर तो आप इस तरह का प्रश्न आया, यानी कि पुलिस ने छात्रों को हड्डियाँ तोड़ दी। अब ये थोड़ा ना पूछा कि हड्डी तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, ये सब आने वाला है नहीं। हाँ, ये देखिए लिखा हुआ भी है कि संविधान अत्यधिक बल के कारण संविधान के अनुच्छेद 19(1)(b) का उल्लंघन माना जाता है। तो जब कभी शांतिपूर्ण सभा हो और ऐसे सभा को पुलिस के द्वारा उस सभा को हटाने का काम किया जाए और वो गलत तरीका से, जैसे लाठीचार्ज कर देना इत्यादि से, तो उस स्थिति में संविधान अनुच्छेद 19(1) के उल्लंघन को माना जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब बात आपको पता भी होगा कि बीपीएससी का स्थापना कब हुआ, एनएचआरसी का, ये तो हम आपका रिवीजन हो गया होगा। बाकी एनएचआरसी आ गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसका स्थापना 1993 में हुआ है। सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल और सदस्यों का निष्कासन राष्ट्रपति के द्वारा लिखा है। कार्यकाल 3 से 70 वर्ष होता है। और भी जो है आप इसको देख सकते हैं, मोटा मोटी हम आपको यहाँ पे दिखाए हैं। चलिए, बिहार के 42वें राज्यपाल, बिहार के 42वें राज्यपाल वर्तमान में जो चुने गए हैं उनका नाम है आरिफ खान, मोहम्मद आरिफ खान, बिहार के जो 42वें राज्यपाल के रूप में हैं। अब आपको राज्यपाल आया है तो राज्यपाल से संबंधित सभी अनुच्छेद हम लोग करने का कोशिश करेंगे। एक ट्रिक है राज्यपाल के अनुच्छेद याद रखने का, और उस ट्रिक है रा का नी कायो सस। और बस आपको ध्यान में रखना है कि जो राज्यपाल का अनुच्छेद है उसका शुरुआत होता है 153 से। तो अनुच्छेद 153, 154, 155, 156, 157, 158 और 159। तो हम आपको 153 से लेकर 159 तक सभी अनुच्छेद करवाने वाले हैं। तो फिर से देख लीजिए, बिहार का 42वां राज्य मोहम्मद आरिफ खान को बनाया गया है। और राज्यपाल जब आया है तो जब भी राज्यपाल आए तो आपको ध्यान में कम से कम तो इतना अनुच्छेद तो ज़रूर आपको दिमाग में होना चाहिए। राज्यपाल अगर जब भी कभी लिखा हुआ मिले तो भी आपके मन में इतना सवाल चलना चाहिए। तो रकानी कायो सस, रा से राज्यपाल, राज्यपाल का मतलब है कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा, यानी सीधा सीधा बोला गया है कि राज्य में राज्यपाल होगा। आगे हम आपको बताएंगे कि एक राज्यपाल 2 राज्य का कार्यभार दिया जाता है, पर अभी आप ऐसे मान के चलो कि ये रा फोर राज्यपाल का पद या राज्यपाल होगा। का कार्यकारी प्रधान, यानी जो राज्यपाल होता है वो कार्यकारी प्रधान होता है। नी, तो राज्यपाल की नियुक्ति, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, लिख भी देते हैं कुछ नियुक्ति, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल के शपथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलवाया जाता है। याद रखना वाला ये प्रश्न है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है लेकिन शपथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ये 53 में क्या है, तो राज्यपाल, हर राज्य में राज्यपाल होगा। 54 में क्या है, तो कार्यकारी प्रधान, कार्यकारी प्रधान माने कार्यकारी प्रधान या नाम मात्र का प्रधान, वास्तविक प्रधान नहीं। 156 में क्या होगा, तो राज्यपाल का कार्यकाल, का से क्या होता है, कार्यकाल। देखो, रा से राज्यपाल, का से कार्यकारी प्रधान, नी से नियुक्ति, का से कार्यकाल। तो राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है, जनरली सबके दिमाग में आता है 5 वर्ष जैसा, लेकिन जनरली राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। लिख देते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। फिर 156 यानी यो से होगा योग्यता, तो योग्यता। तो राज्यपाल का योग्यता क्या है, तो पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष का एज होना चाहिए और पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो योग्यता, ये सब आप पढ़े भी होंगे तो हम बोल भी देंगे, तो आप एक बार सुन लेंगे तो रिकॉल हो जाएगा। 159,
तो 159 में है पद की शर्त। तो जो राज्यपाल की पद की शर्त क्या क्या है, और 159 में है शपथ। और यही शपथ का हम बात कर रहे थे कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलवाया जाता है। तो जो राज्यपाल अभी वर्तमान में मोहम्मद आरिफ खान हैं, वो आपको याद हो गया करंट अफेयर, और उससे हम रिलेटेड पॉलिटी का जो चैप्टर है 153 से लेकर 159 तक हम आपको करवा दिए हैं। बाकी 160 में है कि कुछ आकस्मिक में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करेगा। फिर 161 में है कि राज्यपाल की क्षमा शक्ति आपको पता है कि राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी सज़ा माफ़ कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल नहीं। तो ये चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसका प्रमुख बिंदु क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के राजभवन में शपथ दिलाई गई। आप देख लीजिए, राज्य के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं, यहाँ लिखा भी है। अब आया है पटना उच्च न्यायालय। तो पटना उच्च न्यायालय से संबंधित 3-4 प्रश्न आपके दिमाग में होना ही चाहिए। 1916 पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ? 1916। और एक आता है पटना यूनिवर्सिटी, यानी पटना यूनिवर्सिटी PU। तो पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ है 1917 में। पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना कब हुआ? 1917 में। और पिछले साल BPSC वाले प्रश्न में एक प्रश्न आया था, जब री एग्जाम हुआ था तब, पटना कॉलेज का स्थापना, पटना कॉलेज PC, पटना कॉलेज का स्थापना कब हुआ था? तो 1863 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछले साल देखने को मिला था। तो पटना कॉलेज का स्थापना 1863 में। और पटना यूनिवर्सिटी, एक प्रश्न है कि पटना यूनिवर्सिटी किस शैली में बना हुआ भवन है? किस शैली में बना हुआ भवन है? आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाकी जो भी कमेंट सही देंगे उसको हम हार्ट दे देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। राज्य का जो ये संवैधानिक प्रमुख होता है, और बाकी वैसा कुछ है नहीं। आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 राज्यपाल के पद से संबंधित है, और राज्य के कार्यकारी प्रमुख होता है, ये अनुच्छेद 154 में है। जो बात हम ऊपर में बताएं वही बात है। आप सबसे इम्पोर्टेंट बात हम आपको बता चुकते हैं, आपको इसी पे फोकस बनाना है। बाकी ये इतना लंबा लिखा हुआ का कोई ज़रूरत है नहीं। अब तीसरा नंबर पॉइंट है, ब्रिटिश के रॉयल मिंट ने जॉर्ज ऑरवेल को सम्मानित किया। अब ब्रिटिश के रॉयल मिंट एक संस्था है जो जॉर्ज ऑरवेल को सम्मानित किया है इस बार। और जॉर्ज ऑरवेल का जो जन्म स्थान है वो पूर्वी चंपारण मोतिहारी में है। तो जन्म स्थान है, बाकी इनका कार्य क्षेत्र या इनका पूरा जीवन यापन ब्रिटेन में ही हुआ है। और ये जो 2 रुपये के सिक्के पर इनका एक विरासत के तौर पर एक डिज़ाइन बनाया गया है, उनके ही स्मृति को याद करते हुए। और ये जो साइन है वो पाउंड का साइन है, ध्यान रख लीजिएगा, पाउंड का। और ये साइन होता है एन का। तो ये प्रश्न पूछा है इसीलिए हम ऐसे लिखते हैं, बाकी ऐसा है नहीं कि ये क्यों पाउंड पर फोकस करवा रहे हैं। ये प्रश्न एक बार पूछ चुका है कि एन का लोगो क्या होता है, तो पाउंड का लोगो आप देख सकते हैं। बाकी जॉर्ज ऑरवेल के बारे में देखेंगे तो ये अंग्रेजी उपन्यासकार थे, और 1903 में मोतिहारी में जन्म हुआ था। इसके जो पिता थे ब्रिटिश सिविल सेवक थे, और माँ वर्मी वंश के थी। ये सब इंपॉर्टेंट है नहीं, इंपॉर्टेंट है कि ऑरवेल का जो प्रसिद्ध उपन्यास 1984, ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा, एनिमल फॉर्म को अंग्रेजी साहित्य में मील की पत्थर माना गया। मतलब कि ये बुक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मील के पत्थर साबित हुआ, मतलब ये बुक इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे कभी प्रश्न पूछ ले कि एनिमल फॉर्म के लेखक कौन है, तो जॉर्ज ऑरवेल। और 1984 के लेखक कौन है, तो जॉर्ज ऑरवेल। बाकी आगे आप बढ़ सकते हैं। इनके पुण्यतिथि को ध्यान में रखते हुए 2 रुपया का पाउंड का सिक्का जारी किया गया। ये है, देख लीजिए। और ये हैं जॉर्ज ऑरवेल। बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय UGC से मान्यता प्राप्त। तो बिहार के पहले खेल विद्यालय नालंदा के राजगीर में बना, और ये उसको UGC से मान्यता प्राप्त हो गया। अब आपको UGC के बारे में जानना है। UGC का स्थापना 1956 में हुआ है, और बिहार के पहला खेल विद्यालय नालंदा के राजगीर जिला, पहला ही है, तो पहला इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। बाकी UGC का स्थापना कब हुआ हम आपको करवा दिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो और जितना भी यूनिवर्सिटी है सबको रेगुलेट करने का काम UGC का ही करता है, यानी उच्च स्तरीय शिक्षण कार्य प्रणाली को देखरेख का काम UGC का काम है। एक प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति किस समिति के सिफारिश पर लाया गया? कब लाया गया नहीं पूछ रहे हैं, किस समिति के सिफारिश पर लाया गया, ये प्रश्न है। ये भी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें। और राष्ट्रीय खेल दिवस यहाँ पे दिख रहा है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद के ध्यान में रखते हुए। और मेजर
ध्यानचंद का जो बायोपिक है उसका नाम क्या है, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ये भी प्रश्न बीपीएससी में पूछने की संभावना रहता है इस तरह के प्रश्न। बाकी फिर वो जो शैक्षणिक कार्यक्रम और भविष्य की योजना क्या है, वो है तो खेल में डिप्लोमा, योग में डिप्लोमा 4 वर्षीय इत्यादि। बिहार खेल विश्वविद्यालय और राज्य की पहली खेल अकादमी राजगीर स्थित अंतर्राष्ट्रीय खेल परिषद का हिस्सा है, ये ध्यान में रखिएगा। और नवंबर 2024 में महिला एशिया चैंपियन ट्रॉफी का मेजबानी भी किया गया है। दूसरा, अभी बिहार में बहुत सारे खेल का आयोजन किया गया है, जैसे सेपक टपरा, 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम, अभी हाल ही में अंडर 20 टेबल चैम्पियनशिप, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बाकी कुछ है नहीं इसमें, जो ऊपर में हम करवाते हैं उसको ध्यान में रखना है। बिहार में राजनीतिक नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अब एफआईआर दर्ज हुआ है कोई बहुत बड़ा बात नहीं, एफआईआर तो दर्ज होते ही रहता होगा बिहार में, लेकिन राजनीतिक नेता के खिलाफ। और ये मामला हंसने लायक है। हंसने लायक इसलिए है कि एक दूध विक्रेता ने याचिका दायर किया था, और उसके पीछे रीजन ये था कि राजनीतिक नेता के नेतृत्व के आयोजन एक राजनीतिक रैली ने उसके व्यावसायिक कार्यों को बढ़ा डाला था। कि जब जैसे दूध विक्रेता का काम है, वो अपना सुबह सुबह दूध इधर उधर जहाँ भी उनको देना होता है वो देंगे, और इस स्थिति में एक राजनीतिक रैली के कारण उनको दिक्कत हुआ, जिसके कारण वो अपना मामला दर्ज करवाएं। तो इससे ये पता चलता है कि एक व्यक्ति को जागरूक होना कितना ज़रूरी है। अगर ये जागरूक थे तभी ऐसे मामला दर्ज करें जिससे चर्चा में आया, तो एफआईआर दर्ज करवाएं। बाकी प्रश्न बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एफआईआर का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रख लेना है। एफआईआर का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रख लेना है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। हम बोल के काम चला रहे हैं इसलिए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। चलिए, अब ये जब चर्चा में आया था, तो ये चर्चा में आने के कारण अभी हाल ही में भारत में 3 न्याय संहिता लाया गया है, और इस तीनों न्याय संहिता को ध्यान में रखना है। तो चलिए हम पहले डिटेल कर देते हैं। सबसे पहला चलिए यहाँ लिखते हैं, पहला 3 नए न्याय संहिता लाया गया है, और पहला जो न्याय संहिता है उसका नाम है BNS, और इसका नाम है भारतीय न्याय संहिता। ये आपको एकदम याद रखना है, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो पक्का आएगा, भारतीय न्याय संहिता। और ये जो है वो 2023 का है। और ये किसके जगह लिया, यानी इसके पहले, भारतीय न्याय संहिता के पहले भारत में किस नियम कानून से प्रक्रिया को बढ़ाया जा रहा था, तो भारतीय दंड संहिता से, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड, और ये 1860 का था। मतलब कि 1860 वाले जो भी नियम कानून था उसको रिप्लेस करके एक नया नियम कानून लाया गया, उसी को चेंज करके BNS, भारतीय न्याय संहिता 2023। और एक कब लागू हुआ, अभी लागू कब हुआ वो तो हम लिख देंगे, तीनों लागू एक ही तिथि में हुआ है तो एक बार ही लिख देंगे। तो BNS किसके जगह लिया, तो भारतीय दंड संहिता 1860 का लिया। प्रश्न यही पूछेगा कि भारतीय न्याय संहिता किसके जगह लिया, तो भारतीय दंड संहिता 1860 का जगह लिया। ये दोनों डेट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये 2023 में आया। और एक किसके जगह लिया, तो ये लिया दंड प्रक्रिया संहिता 1973। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह पे आप वर्तमान में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये देवनागरी वाले ही फॉन्ट से लिया गया है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लाया गया है। और तीसरा हम यहाँ पे लिख देते हैं, तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023। और पुराने वाला का भी नाम क्या था, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही था, लेकिन 1872 था। तो
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। तो 1872 की जगह पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आ गया है। दंड संहिता 1860 की जगह पर भारतीय न्याय संहिता 2023 आ गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह पर अब वर्तमान में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आ गया है। और ये तीनों को 1 जुलाई 2024 से लागू का बात किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि अभी हाल ही में जो 3 नए कानून आए हैं उनको लागू कब से किया गया। छोटा डेट के साथ आपको याद रखना है, बड़ा डेट कोई मायने नहीं रखेगा यहाँ पे। 1 जुलाई 2024। तो आपको ये देखिए, और ये तीनों नियम के बारे में हो सके तो आप डिटेल पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। अभी भारतीय न्याय संहिता तो यहाँ पे है, इसका डिटेल आप देख सकते हैं, लेकिन हो सके तो गूगल से या कहीं से भी आप ये तीनों नियम के बारे में अच्छे से साक्ष्य जमा करके एग्जाम में ही जाएँ। ये तीनों बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है और बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। ये नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में है। और बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि राजस्थान में तो ज़्यादा उतना कुछ सोचना नहीं है। तो नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में है, लेकिन कुछ जो बिहार में वन्य जीव अभयारण्य है उसको देख लेते हैं। जो आपको याद है वो हम करवाने वाले हैं नहीं, वैसे जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, जैसे उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य। तो उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य जनरली उदयपुर राजस्थान में है, तो जनरली किसी को लगेगा कि राजस्थान में है, लेकिन नहीं, उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार में है, बिहार में पश्चिमी चंपारण में। तो उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार में है, आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए, और ये गंडक नदी से संबंधित है, यानी इसके आसपास से गंडक नदी गुजरा है। और एक प्रश्न है यहाँ पे, कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा कि त्रिवेणी नहर कब बनाया गया। ऐसे गंडक नदी से ही त्रिवेणी नहर निकाला गया है, लेकिन वो कब बनाया गया ये प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। बाकी ये सब वैसा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं, तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। बाकी यहाँ फिर अगर आपको कुछ देखना है तो नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है, जयपुर से 20 किलोमीटर दूर पर है। और अरावली पहाड़ी है। अब अरावली पहाड़ी आया है तो इसका जो फैलाव है गुजरात से लेकर दिल्ली तक। और दिल्ली में आपको पता है रायसीन की पहाड़ी, यानी रायसीन डोलक भी होता है दिल्ली में। तो गुजरात से लेके दिल्ली तक अरावली पहाड़ी का विस्तार माना जाता है, आपको याद में रखना है। बाकी शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, घास के मैदान, झाड़ियाँ और घास के मैदान भी शामिल है, मोर, उल्लू, ईगल, ये सब प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम तो आपको आया है बस उसमें पढ़ रहे हैं। चलिए, बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री ओलंपियन पैरा ओलंपिक एथलीट को सम्मानित किया गया है। अब इसको हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ डिटेल करते हैं, या फिर पहले हम लोग जब ओलंपिक का चर्चा आया है तो पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ पॉइंट। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना कब हुआ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना कब हुआ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना कब हुआ है, तो 1894 में। और पहली बार गेम कब खेला गया था, तो 1896 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। तो स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, भारत में भी एक संस्था है भारतीय ओलंपिक समिति, भारतीय ओलंपिक समिति। तो भारतीय ओलंपिक समिति का स्थापना कब हुआ, तो भारतीय ओलंपिक समिति का स्थापना 1927 में। आपको डेट ध्यान में रखना है, भारतीय ओलंपिक समिति का स्थापना 1927 में हुआ है, जिसका प्रथम अध्यक्ष JRD टाटा थे। उसके बाद ओलंपिक समिति में 3 अलग अलग गेम खेला जाते हैं। पहला ग्रीष्मकालीन, जिसको हम लोग सामान्यतः ओलंपिक ही बोलते हैं, दूसरा पैरा ओलंपिक होता है, और तीसरा शीतकालीन। तो अगर आपसे पूछे कि शीतकालीन का शुरुआत कब हुआ, शीतकालीन ओलंपिक का शुरुआत कब से माना जाता है, पहली बार शीतकालीन ओलंपिक का शुरुआत कब से माना जाता है, ये प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। और एक प्रश्न हम आपको बताते हैं कि पहली बार पैरा ओलंपिक कब शुरू हुआ, पैरा ओलंपिक। तो पैरा ओलंपिक 1960 से शुरू हुआ। तो पैरा ओलंपिक 1960 से एक प्रश्न आपको बताना है। तो भारतीय ओलंपिक समिति 1927 में। चलिए, अब हम लोग करेंट अफेयर पर आते हैं। तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो बहुत सारे ओलंपियन को और पैरा एथलेटिक को सम्मानित किए हैं। अब ये सम्मानित कहाँ किए हैं, तो पटना के ताज सिटी सेंटर। तो कभी कभी प्रश्न भी पूछ सकता है कि ताज सिटी सेंटर कहाँ है, तो पटना में है।
तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब आपका नाम है दीपा मलिक। दीपा मलिक को दिया गया, एकदम नाम आपको याद होना चाहिए पूरा। दीपा मलिक है, विजेंदर सिंह है, PR श्रीजेश हैं, शरद कुमार हैं, शिवा केसवन है और हरेंद्र सिंह हैं। ये सभी खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है जो कुछ एथलीट और पैरा एथलीट हैं। चलिए, अब बाकी यहाँ पे भी ओलंपिक का इतिहास लिखा हुआ ही है, तो ये आप देख लीजिएगा। 1896 में ग्रीस में हुआ था। 5 रिंग है, पाँचों रिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन से महादेश को इंगित करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पाँचों महादेश के कौन से इंगित करता है। और शीतकालीन ओलंपिक जो 2026 में होने वाला है वो मिलान में होना है, इटली। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजलिस में होना है। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होना है। तो 28 वाले ओलंपिक लॉस एंजलिस में होना है। अभी हम आपको बताएं कि अगर सीधा बोले कि ओलंपिक, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ही समझना है। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजलिस में और 32 वाले ओलंपिक यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होना है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना 1894 में लिखा हुआ है। ओलंपिक का लोगो आप 5 रिंग देख सकते हैं, जो 5 रिंग है। और आदर्श बाग, CTS, फोर्टियस, कम्यूटर और अल्टियस ये है। ये 2 शब्द पिछले साल जोड़ा गया था, आपको पता है। कम्यूटर शब्द को 2021 में जोड़ा गया था। पेरिस ओलंपिक 2024, पेरिस ओलंपिक 2024 का वीडियो जरूर आप देख के जाएंगे कहीं ना कहीं से, क्योंकि ये प्रश्न आएगा 2024 में, क्योंकि जस्ट इसके पहले जो ओलंपिक हुआ वही हुआ। तो पेरिस ओलंपिक में भारत का स्थान पहला 71 रहा, ये इंपॉर्टेंट है, 71 रहा। और जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था वो उसमें भारत का स्थान 48 रहा था। अब इस 71 ओलंपिक में भारत का स्थिति क्या रहा, तो नीरज चोपड़ा रजत पदक लाए थे। भाला फेंक में पता है नीरज चोपड़ा, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है, 7 अगस्त को। मन्नू भाकर और सरबजोत सिंह ये दोनों कांस्य पदक लाए 10 मीटर के एयर पिस्टल में। फिर स्वप्निल कुसाले ये 50 मीटर वाले में कांस्य पदक लाए। भारतीय हॉकी टीम भी कांस्य पदक ही लाया था। एक प्रश्न है कि हॉकी टीम किसको हरा के कांस्य पदक लाया था। मन्नू भाकर 10 मीटर वाले में कांस्य पदक लाए थे और अमन सहरावत 57 kg वाले में कांस्य पदक लाए थे। एक प्रश्न यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि पहली भारतीय महिला या अब तक इतिहास में पहली जो एक ही ओलंपिक में 2 कांस्य पदक लाने वाले, एक ही ओलंपिक में 2 कांस्य पदक लाने वाले अगर कोई भी प्रथम भारतीय ओलंपिक, चाहे महिला हो या पुरुष, प्रथम भारतीय ओलंपिक में है तो उनका नाम है मन्नू भाकर। तो मन्नू भाकर का नाम इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने का संभावना है। भारतीय ओलंपिक समिति का स्थापना कब हुआ है, तो भारतीय ओलंपिक समिति पहले भी करवा चुके हैं 1927 में, जिसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष JRD टाटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी लिखा हुआ है, देखो ओलंपिक शैली पहली बार 1960 में रोम में आयोजित हुआ था, पैरा ओलंपिक के लिए है। तो ये भी हम आपको पहले ही करवा चुके थे, जो बीच में मिला। तो इतना ध्यान में रखिएगा कि जो भी हम आपको ऊपर में हेडिंग में करवाते हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो बीच में कहीं ना कहीं लिखा रहेगा, और ना भी लिखा रहेगा तो भी हम आपको करवाएंगे। चलिए, गणतंत्र दिवस बिहार की झांकी। यहाँ पर 2 बात याद रखना है, एक तो दिल्ली जो कर्तव्य पथ है, और कर्तव्य पथ है वहाँ झांकी लगता है, और दूसरा बिहार के पटना के गांधी मैदान में भी झांकी लगाया जाता है। तो हम अभी जो जिस संदर्भ में बात करते हैं वो दिल्ली के संदर्भ में बात कर रहे हैं, केंद्र के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो इसमें बिहार का भी झांकी था इस बार, और ये बोधि वृक्ष और नालंदा विश्वविद्यालय को दर्शाया। तो इस बार अगर पूछेगा कि 2025 के गणतंत्र दिवस में जो बिहार का झांकी था वो किससे संबंधित है, तो बोधि वृक्ष और नालंदा विश्वविद्यालय को दर्शाया गया था। अब बुद्ध की भूमि आपको पता है प्राचीन ज्ञान का केंद्र है। और अब एक प्रश्न है कि जो पीपल का पेड़ है बोध गया में, ये पेड़ कैमे पीढ़ी का है, यानी तो 5वीं पीढ़ी का है। बाकी गौतम बुद्ध से संबंधित जो तथ्य हैं वो लिखा गया है, तो हम उस जगह पर नहीं करवा के यहीं पे करवाते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतार में से 8वें अवतार माने जाते हैं, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, और महत्वपूर्ण घटना इनसे संबंधित है। इनके जन्म तो 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, कपिल वस्तु के निकट। माता और पिता से संबंधित है, तो पिता कपिल वस्तु के निर्वाचित शासक थे, माता कौशल वंश की राजकुमारी थी। अब बुद्ध के जब जन्म का था तो उसका प्रतीक कमल था। वहाँ भी निष्क्रमण यानी गृह त्याग जिसको बोलते हैं, तो गृह त्याग का मतलब घर से जाना, तो घोड़ा से ही जाएंगे, मतलब एक मोटा मोटी आपको ध्यान में रखने के लिए। ज्ञान प्राप्त हुआ था तो बोधि वृक्ष के, तो ये बोधि वृक्ष हो गया। प्रथम उद्देश्य सारनाथ धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ में दिए थे, तो धर्मचक्र परिवर्तन ये धर्मचक्र है। और जब इनकी मृत्यु हुई थी, जिनको हम लोग महापरिनिर्वाण बोलते हैं, ये स्तूप,
तो ये आपको ध्यान में रखना है। हर मतलब गौतम बुद्ध के हर फेज को किसी न किसी चिन्ह से दिखाया गया है। जैसे जन्म को कमल से, घर छोड़े थे तो घोड़ा से, ज्ञान की प्राप्ति को पीपल का पेड़ या बोधि वृक्ष बोल सकते हैं, प्रथम बार जब किसी को उपदेश दे रहे थे तो चक्र से, और जब इनकी मृत्यु हुआ तो स्तूप से। बुद्ध ने स्वयं को तथागत कहा, यानी तथागत का मतलब जो जैसा आया है वैसा ही चला जाएगा। तो तथागत का मतलब आपको ये ध्यान में रखना है। और बुद्ध के समकालीन व्यक्ति कौन कौन थे? तो महावीर आपको पता है कि महावीर जैन धर्म से संबंधित हैं, तो आपको ध्यान में रखना है महावीर 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। और राजा में बुद्ध के समय राजा कौन कौन थे? तो बिंबिसार और अजातशत्रु। अब ये दोनों कौन से वंश के थे? तो हर्यक वंश के थे बिंबिसार और अजातशत्रु, तो इन्हीं के समकालीन थे, तो आपको ध्यान में रखना है। बाकी बुद्ध से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण स्थल, तो बोध गया आपको पता है बिहार में है, गया जिला के अंतर्गत, निरंजना नदी के किनारे है। निरंजना नदी के किनारे सारनाथ प्रथम उपदेश दिए थे, यूपी में है। वैशाली बिहार में ही है, अंतिम उपदेश इनका था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंतिम उपदेश। और कुशीनगर में 487 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हो गया था, जिनका जो चिन्ह है वो स्तूप है। तो 487 563 में इनका जन्म हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी कपिलवस्तु के निकट। अब बिहार ने इस झांकी में जो भाग लिया था गणतंत्र दिवस में, ये झांकी में बिहार 8 साल के अंतराल पर बाद मतलब झांकी में शामिल हुआ था। दूसरा बात, एक कर्तव्य पथ है, तो कर्तव्य पथ का जो पुराना नाम है वो क्वींसवे मार्ग, और फिर उसके बाद इसका नाम पड़ा राजपथ, और वर्तमान में इसका नाम है कर्तव्य पथ। तो आपको ये ध्यान में रखना है। झांकी का जो थीम था वो स्वर्णिम भारत और विकास और विकसित। तो 26 जनवरी ऐसे भी गणतंत्र दिवस का जो थीम था, उसका थीम तो वही था, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। अब बजट का थीम क्या था? इस बार जो 2025 का बजट आया उसका थीम क्या था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबका विकास। तो 2025 में जो बजट आया उसका जो थीम था वो सबका विकास था। नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया है कुमार गुप्त के द्वारा, ये आपको ध्यान में रखना है। झांकी में भगवान बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा को स्थापित दर्शाया गया था, शांति और सद्भाव का प्रतीक था। तो किसका प्रतीक था? शांति और सद्भाव का। किसको दर्शाया गया था? तो बुद्ध भगवान को दर्शाया गया था। बोधगया के पवित्र बोधि वृक्ष, जहाँ बुद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ था, सम्राट कुमार गुप्त द्वारा 427 ईस्वी में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय। देखो नालंदा विश्वविद्यालय का ही प्राचीन खंडहर का चित्रण किया गया था। मतलब आपको तो शुरू में ही बताया गया कि इसमें बोधि वृक्ष और ये नालंदा विश्वविद्यालय ही तो है। चलिए आगे देखेंगे। बिहार ने प्राथमिक और मध्य स्कूल के लिए न्यूनतम शिक्षण आवश्यक निर्धारित की। ये बस हेडिंग से ही कंप्लीट हो जाएगी। अभी आपसे प्रश्न पूछेगा कि हाल ही में किस राज्य ने प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के लिए न्यूनतम शिक्षक आवश्यकताएं निर्धारित की, मतलब कि कम से कम इतने स्टूडेंट पे कितने टीचर होना चाहिए। तो ऐसे नियम लाने वाला बिहार बना। तो बिहार के शिक्षा विभाग, अब बिहार शिक्षा विभाग का मंत्री कौन है ये आपको पता कर लेना है या कमेंट में बताना है। तो इसमें बोला गया है कि इस नए निर्देश के अनुसार प्राथमिक विद्यालय यानी कक्षा 1 से 5 तक में प्रधानाध्यापक यानी हेड टीचर सहित कम से कम 5 शिक्षक होना चाहिए। तो 1 से 5 के लिए कितने? तो 1 से 5 के लिए 5 शिक्षक। थोड़ा ध्यान में रख लेना है। 1 से 8 तक है तो प्रधानाचार्य सहित कितने शिक्षक? 9 शिक्षक होना चाहिए, मतलब एक प्रधानाचार्य और 8 शिक्षक। और ऐसे जानकारी के लिए 31 जनवरी 2025 को प्रत्येक स्कूल की स्वीकृत और आवश्यक शिक्षकों की संख्या का विवरण ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अपलोड करना है। तो अगर आपसे पूछेगा कि ई शिक्षा कोर्स किससे संबंधित है, तो सिंपल आपको ध्यान में रखना है कि प्राथमिक और मध्य स्कूल में कितने टीचर कार्यरत हैं उसकी जानकारी को अपलोड करना है। चलिए बाकी उतना फिर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ई शिक्षा कोर्स ही इसमें सबसे इम्पोर्टेंट था। बिहार सरकार ने मध्याह्न भोजन मेनू में किया बदलाव। आपको पता है कि बिहार में एक योजना शुरू हुआ है जो बहुत पहले से ही शुरू हुआ है, वो है MDM। और ये योजना शुरू हुआ था सबसे पहले 1925 के मद्रास नगर निगम में, और ये वंचित बच्चों को भोजन के लिए 1995 में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था कक्षा 1 से 5 के लिए। फिर समय के साथ 2007 में इसको कक्षा 8 तक कर दिया गया। तो मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील
योजना। मिड डे मील योजना किसके अंतर्गत काम करेगा? तो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। शिक्षा मंत्रालय। तो मिड डे मील का शुरुआत कब से माना जाता है? तो 1995। याद रखना है कि उस समय जब शुरू हुआ था 1995 तो क्लास 1 से लेके 1 to 5 तक ही था, लेकिन फिर इसको 2007 में कहाँ तक किया गया? तो 8th क्लास तक किया गया। अब देख लेते हैं कि बिहार सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजना, और ये इम्पॉर्टेंट ये है कि मध्याह्न भोजन है जो किस योजना के तहत काम करता है? तो पीएम पोषण शक्ति निर्माण या पीएम पोषण योजना के तहत। और इसी के पोषण के मूल्य में वृद्धि करने के लिए जो इसका मेनू में है उस मेनू को बदलाव किया गया, जिसमें कहा गया कि सोयाबीन और दाल प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ खाने के लिए बोला गया, और मौसमी सब्जियों को शामिल करने के लिए बोला गया, मतलब एक संतुलित आहार दिया जा सके, इसको ध्यान में रखते हुए ये योजना शुरू किया गया था। तो ये रहा जनवरी मंथ का करंट अफेयर। ऐसे ही फरवरी मार्च से जुलाई तक हम आपको बीपीएससी एग्ज़ाम, यानी 13 तारीख का एग्ज़ाम है 13 सितंबर को, तो 13 सितंबर से पहले सारा वीडियो अपलोड हो जाएगा। ये जनवरी का है। अगर इस वीडियो से लाभ हो तो आप लाइक, कमेंट और जो हम प्रश्न आपसे पूछे हैं उस सभी का कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें और लाइक करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़े। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।